बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है और ये प्लान बी भी बड़ा जामे और मौसर आपको नजर आएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर अब ऐलान भी किया है, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नादरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी, जिनके हवाले से हुकूमत ने पिछले 2 दिनों के अंदर ये खबरें चलवाई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए, जियो न्यूज़ और मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको चला रही है, उन्होंने ये खबरें चलाई कि जी मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आईनी तरमीम हुकूमत का साथ देंगे। तो लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसा उनको बाउंसर मारा है और ऐसा एक चकमा दिया है, ऐसा हाथ किया हुकूमत के साथ किया, हुकूमत को समझ नहीं आ रही को क्या करे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी अहम तजावीज़ जो है वो दी है। ये दोनों खबर आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान चल रहा है, बड़ा अहम बयान है। बिलावल साहब कहते हैं कि जस्टिस मैर बुखारी साहब के प्रोग्राम में दुनिया न्यूज़ पे कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो हमें खदशा है कि बाकी जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एक तो ये बयान अदलिया में और जजों की तकसीम, यानी अदलिया में आप कह सकते हैं कि इस बयान को कि अदलिया में तकसीम के लिए बिलावल उकसा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही बिलावल है जो कहते थे कि मेरे नाना ने आइन बनाया है। तो अब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो काजी फैज इसा साहब ने कंट्रोल किया हुआ है। काजी फैज इसा साहब के साथ सिर्फ 4 जज हैं, बाकी सारे उनके मुखालिफ हैं। यानी ये कंट्रोल से मुराद ले रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारी खिदमत नहीं करेंगे, यानी कि जैसे जस्टिस काजी फैज इसा साहब हमारी खिदमत कर रहे हैं उस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं करेंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइन और कानून पर चलने वाले जज हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। उसके अलावा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि क्या जो है, आसमा शराजी साहबा ने पूछा कि क्या आपको ख़तरा है कि 25 अक्टूबर के बाद जो है वो इलेक्शन का ऑडिट होगा। तो कहते हैं ऐसे ऐसे करके कहते हैं कि जी मुझे खदशा है कि इलेक्शन का ऑडिट होगा। नाज़रीन, अगर ख्वाजा आसिफ साहब जीते हुए हैं तो इलेक्शन का ऑडिट हो जाए तो उन्हें क्या परेशानी है। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे खतरा है। उनको कहना चाहिए था कि यहाँ इम्कान है कि हो सकता है जी इलेक्शन का ऑडिट हो, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे खतरा है। तो इसका मतलब है कि इनके दिल में ये फॉर्म 47 पर ख्वाजा साहब जीते हुए हैं, तो फिर ख्वाजा साहब इस तरह की बातें कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी है वो सामने आ गया है। अली अमीन गंडापुर साहब पर बड़ी तनकीद की जा रही है और तनकीद बनती भी है। कल उन्होंने जो कहानी सुनाई, पेट्रोल पंपों की रसीदें उन्होंने दिखवाई और सारी कहानी को बना रहे थे, और यानी कि उनकी कहानी पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक बात की अपनी तकरीर के अंदर, वो बड़ी ख़तरनाक बात है। और ये बात आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ना तो ये मरियम नवाज साहबा कर सकती हैं, ना शहबाज शरीफ कर सकते हैं, ना मुराद अली शाह साहब कर सकते हैं। कोई भी इस बात को कोई वज़ीर आला नहीं कर सकता, ना किसी के अंदर इतनी जुर्रत है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कम से कम ये बात तो की ना, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर, बाकी तो उन्होंने जो बातें की, लेकिन ये बड़ी अहम बात है जो उन्होंने की। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं जिस डीपीओ के घर आया था ना, जो उन्होंने कहानी सुनाई कि मैं डीपीओ के घर आया तो उसने मुझे नाश्ता करवाया, डीपीओ घर नहीं था, तो मैंने उसको कॉल पे बात की, तो मैंने उसको कहा कि किसी को बताना ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको नाश्ता वगैरह तो करवा देता हूँ और आगे भी मैं आपको पहुँचवा देता हूँ, लेकिन मेहरबानी करके डीपीओ साहब कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, और डीपीओ किसका, खैबर पख्तूनख्वा का डीपीओ, जो कि वज़ीर आला के अंडर होता है। वो कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा नाम ना लीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आपको पता चला कि कौन हमारे जो सूबे पर हुक्मरानी कर रहा है, कौन हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, वज़ीर आला मैं हूँ और हुक्मरानी कौन कर रहा है। कम अज़ कम अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बताया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डीपीओ डीसीओ सब कुछ यूनियन काउंसिल की हद तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर है, लेकिन डीपीओ उनसे नहीं डरता, डीपीओ उनसे डरता है कि मेरी नौकरी ना चली जाए। कम अज़ कम ये बात अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानियों को बता दिया है कि आपके मुल्क के अंदर 77 साल से जो कब्जा है, जो हुक्मरानी है, वो कौन कर रहा है। सियासतदान तो बेचारे मोरे हैं। अब कोई भी जो वज़ीर आला है और या शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही डमी है। अब वो इस बात करके दिखाए ना कि इस तरह होता है कि जी हम तो हुकूमत नहीं कर रहे, हुकूमत तो कोई और कर रहा है। नाज़रीन, ये अली अमीन गंडापुर साहब को क्रेडिट जाता है। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक अहम
प्लान बनाया है और वो प्लान भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसने ऐलान किया कि 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में जो है वो एहतजाज होगा, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में, और 13 अक्टूबर को जो एहतजाज होगा वो डेरा गाजी खान, और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में होगा। फिर उसके बाद जो है वो कहा यह जा रहा है कि जो इस्लामाबाद की कॉल होगी वो पॉलिटिकल कमेटी बाद में लेगी। वो नाज़रीन इसलिए रखा जा रहा है, एक तो जब ये डेलीगेशन आए होंगे SCO के, तो जब एहतजाज होगा और अगर पुलिस मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर मार धाड़ करती है तो उसके बाद इसकी भी हेडलाइन बनेगी, पूरी दुनिया में खबरें चली जाएंगी SCO के इजलास के अंदर क्या होगा, ये सारा कुछ है। लेकिन अब जो असल बात है वो है इस्लामाबाद की कॉल की तरफ। इस्लामाबाद में कॉल इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत ने प्लान ये बनाया हुआ है कि यूं ही ये SCO की समिट ख़त्म होगी तो 18 से 22 अक्टूबर के दरमियान आइनी तरमीम पेश की जाएंगी, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट में अभी भी 4-5 दिन बाकी होंगे। तो इस हवाले से अब हुकूमत बिल्कुल तैयार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने इसलिए ये रखा हुआ है कि इस्लामाबाद की कॉल की जाएगी। और प्लान इस तरह के बनाया गया है कि 2500-3000 बंदा पहले इस्लामाबाद पहुंचा हो खुफिया तरीके से, और उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से काफिले आएँ और जो है डी चौक के अंदर धरना दिया जाए। मकसद सिर्फ ये है कि आइनी तरमीम को रोकना है। लेकिन अब आइनी तरमीम के अंदर जो इस वक्त मुश्किलात है हुकूमत को, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो बाउंसर है, वो गुगली है जो उन्होंने करवाई है, क्योंकि खबरें यही चलवाई गई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी तरमीम के लिए मान गए हैं और आइनी तरमीम बस अब होने वाली है, कोई मसला नहीं है। उनके जो साफ़ी हैं वो भी कह रहे थे कि आइनी तरमीम हो जाएगी। लेकिन आदमी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात के ऊपर इत्फाक किया है कि आइनी अदालत के क़याम के लिए मैं राज़ी हूँ, आइनी अदालत बनाई जाएगी और इसके लिए भी मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसके अंदर हम अपनी तजावीज़ देंगे आपको, और उन्होंने कहा कि हम आपके सामने जो है अपना आइनी मसवदा रखेंगे। और फिर ये कहा जा रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी भी आइनी मसवदा रखेगी और उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जो सबसे अहम बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, एक तो वो आइनी अदालत के क़याम पर जो है वो राज़ी हैं। उन्होंने 2 तजावीज़ दी हैं। एक उन्होंने तजवीज़ दी है कि आइनी अदालत जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 5 सीनियर तरीन जजेस, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हो, उसको बनाकर एक आइनी अदालत बना दी जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर हुकूमत इस बात पर राज़ी नहीं है, वो अलग से एक आइनी अदालत बनाना चाहती है, तो कहते हैं ठीक है मैं आपको इसके लिए वोट दे देता हूँ आइनी अदालत बनाने के, लेकिन इसके जो जजेस की तैनाती होगी ना उसके ऊपर जो हम कानून साजी करेंगे वो 25 अक्टूबर के बाद करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि जो आइनी अदालत में जजेस की तैनाती होगी वो मैं 25 अक्टूबर के बाद इसके ऊपर जो है आइनी तरमीम के ऊपर वोट दूंगा। यानी मौलाना फजलुर रहमान काजी फैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ज़रा से ये खबर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस हैं उसके ऊपर वो राजी हैं कि इसमें से 3 रुकनी जो कमेटी है उसमें से जज चूज करके जो है वो जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया जाए 3 सीनियर मोस्ट तरीन जजेस में से। और उसमें से याह्या अफरीदी साहब का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि चीफ जस्टिस वो KP से हो, तो KP से पर याह्या अफरीदी साहब है और ये सारी सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने भी एक नई हुकूमत ने का इस्टेब्लिशमेंट बेचारा स्पीकर तो उन्हीं का गुलाम है, तो अब उन्होंने भी जो ISI ने भी इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक नई चाल चली है और स्पीकर ने जो है वो पहले भी एक खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अब दोबारा एक खत लिखा है जिसमें स्पीकर साहब कहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो क्योंकि हमने नया कानून बना दिया, उसके कानून के तहत आप लोग ये मखसूस नशिस्तें जो है इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि ये वापस नून लीग और यानी चोरों डाकुओं और लुटेरों को वापस कर दें पीपल्स पार्टी, और खैरात में क्योंकि मिलनी उनकी अपनी तो है नहीं, 17 सीटों पर नून लीग बैठी हुई है, तो वो कहते हैं कि इनको वापस कर दें। अब ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, ज़रा से ये खबर आ रही है कि जो SCO समिट होगा इसके फ़ौरन बाद जो है 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नोटिफिकेशन जारी कर देगा मखसूस नशिस्तों का, और मखसूस नशिस्तें वापस पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिल जाएंगी, उनके पास अक्सरियत हो जाएगी और अगले ही दिन बल्कि उसी दिन ही शायद आइनी तरमीम भी पेश की जाए। लेकिन इसके अंदर भी रुकावट है और वो है सेनेट।
सेनेट में जब तक मौलाना फजल रहमान साहब साथ नहीं देते तो आईनी तरमीम होना मुश्किल है, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर कायम रहते हैं कि वो जजेस की तैनाती का मामला जो है 25 अक्टूबर के बाद तक ले जाएंगे, तो ये बहुत ही अहम इम्पैक्ट होगा जो है इस वक्त सामने आएगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फिर चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उनके पास ये पावर होगी कि वो किसी भी आईनी तरमीम को स्ट्रक डाउन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।